अगर हम आपसे बोलें कि बिना ज्यामिति को समझे आप इस दुनिया को नहीं समझ सकते हैं, तो शायद आपके लिए यह बात अतिशयोक्ति होगी। परंतु यह जो कथन हमने कहा, इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था। तो आप ज्यामिति की महत्ता को शायद समझ पाए होंगे। आज से हम अभी चलते हैं 2500 साल पहले। उस समय प्लेटो ने कहा था कि इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का निर्माता अवश्य ही कोई ज्यामितिकार रहा होगा। तो आखिर क्यों सदियों से ज्यामिति ने मानव को इतना आकर्षित किया? आखिर क्या था ज्यामिति में, क्या ज्योमेट्री में इतना खास है जो कि हर कोई इसकी तारीफ करके नहीं थकता? आखिर क्यों लोग और ख़ास तौर पर गणितज्ञ ज्यामिति के इतने दीवाने हैं? तो नमस्कार और स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज से हम 9वीं कक्षा की गणित की अपनी यात्रा को फिर से ज्यामिति के साथ शुरू करने वाले हैं, और ये यात्रा कम से कम 5-6 अध्यायों तक जाकर समाप्त होगी। हम सबसे पहले यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय को देखेंगे, फिर रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज और भी अनेक अध्याय। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम न यूक्लिड के बारे में ज़्यादा जानेंगे, आज तो हम ज्यामिति को जानेंगे। आखिर ज्योमेट्री इतना खास क्यों है, दुनिया में इसकी क्या विशेषता है, आखिर क्यों प्लेटो ने जो विद्यालय बनाया था उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था ज्यामिति न जानने वाले इस विद्यालय में नहीं आ सकते, या उनका प्रवेश वर्जित है। आखिर क्यों ज्यामिति इतने लोगों के लिए एक रहस्य सा था। तो ठीक, सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे, इस परिचय लेंगे ज्यामिति का हम सब। उसके बाद हम एक कहानी को सुनेंगे। आज से हम सब 2500 साल पहले जाएंगे और फिर यूक्लिड की यात्रा पर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ज्यामिति का परिचय। तो ज्यामिति ये जो शब्द है, यह शब्द ज्योमेट्री शब्द से आया है। कौन से शब्द से? तो जियोमेट्री शब्द से। नाम तो सुना ही होगा। अब ये जो ज्योमेट्री शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द खुद एक यूनानी भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज जियोमेट्रीन से आया है। जियो और मेट्रीन, ये जियो फोन वाला जियो नहीं है, यह जियो है। इस जियो का अर्थ होता है भूमि या जमीन, और मेट्रीन का अर्थ होता है मापन। तो आपका प्रश्न होगा, तो क्या भैया हम इस अध्याय में इंची टेप लेकर जमीन मापने वाले हैं? तो जी नहीं, वैसा नहीं है। तब आपका अगला प्रश्न होना चाहिए, तब इसका नाम ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है
ज्यामिति की जब शुरुआत हुई तब सर्वप्रथम उसका उपयोग भूमि को, जमीन को, इस धरा को नापने के लिए होता था। ठीक, उसके बाद ज्यामिति में विकास हुआ और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि अब जो यूक्लिड की ज्यामिति है यह असल ज़िंदगी में प्रयोग भी नहीं होती। वो तो कुछ और ज्योमेट्री यानी अयूक्लिडीय ज्यामिति का उपयोग होता है। तब आपका अन्य प्रश्न होगा कि भैया हमने तो सुना है कि भारत में भी ये ज्यामिति का विकास हुआ था, तो क्या हमारे देश में कोई नाम नहीं था कि हमको ज्यामिति जो शब्द है कहीं और से लाना पड़ा? तो जी नहीं, ऐसा था और हमारे भी देश में शब्द थे, और जो हमारे देश में शब्द थे उसमें से एक है रेखा गणित। क्या नाम है? रेखा गणित। जैसे बीज गणित होता है वैसे ही था रेखा गणित। तो ये हमारे भारत का अपना शब्द है। अब ये शब्द बदल दिया गया है, उससे हमें अधिक प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से इस ज्यामिति की पूरी यात्रा को, कि कैसे ज्यामिति मिस्र से, बेबीलोन से, चीन से, भारत हो या यूनान से आज तक पहुंचा। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं आज से 2500 साल पहले और एक कहानी को जानते हैं। तो हाल कुछ ऐसा ही था जैसा अभी है। एक शिक्षक थे जो कि बच्चों को हमारी ही तरह ज्यामिति का ज्ञान देने वाले थे। अभी कक्षा शुरू ही होने वाली थी ज्यामिति की, कि एक बच्चा उठा और पूछा कि सर, मास्टर साहब, ये हमें बताइए कि ये हम जो ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं इससे हमको लाभ क्या होगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो शिक्षक मास्टर साहब क्लास में थे वो कौन होंगे। वो कोई और नहीं, हमारे यूक्लिड साहब थे। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यूक्लिड साहब ने उस बच्चे को क्या जवाब दिया? जी हाँ, वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड साहब आखिर पढ़ाते कहाँ थे। आखिर यूक्लिड साहब का ज्ञान का माध्यम कौन सा स्थान बना? तो उसके लिए हमें चलना होगा सिकंदर के पास। आप सब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान का नाम अवश्य सुना होगा। अब यह तो हमें पता नहीं कि वो कितना महान था, पर चूंकि नाम है तो हमने कह दिया। तो सिकंदर महान के बारे में आपने यह भी सुना होगा कि वो भारत भी आया था। उसी तरह सिकंदर ने अनेक देशों पर आक्रमण किया, जिनमें से मिस्र था, ईरान था, बेबीलोन था और भी अन्य देश। तो सिकंदर जब भारत आया था तो वो दोबारा अपने देश लौट नहीं पाया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वह रास्ते में ही मारा गया था। रास्ते में उसे कुछ रोग हो गया था। वो हमारी आज के व्याख्यान का मुख्य बिंदु नहीं है। तो सिकंदर
थोड़ा चालाक इंसान था। वह जानता था कि राजा जो आज हम हैं ये तो हम रहेंगे नहीं हमेशा। राजा को लोग भूल जाते हैं, राज्य भी भूल जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया कि वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ अपने नाम से एक शहर का निर्माण करवा देता था कि लोग अगर जहाँ भी अगर हम मर भी जाएं तो भी इस शहर के नाम से हमें याद रखा जाएगा। तो उसने मिस्र में भी ऐसा किया था। मिस्र में उसने एक सिकंदरिया या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया नाम से शहर बसाया था। अब जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात धीरे धीरे जितने भी उसके सिकंदरिया राज्य थे वो छूटते गए, परंतु मिस्र में जो उसने एक अलेक्जेंड्रिया नाम से शहर बसाया था वो वैसा का वैसा ही बना रहा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सिकंदर का एक मित्र यानी दोस्त टोलेमी वहाँ का मिस्र का शासक बन गया। इसके वजह से उस शहर का नाम ना बदल सका। अब जो ये टोलेमी है इसने मिस्र में चूंकि वह वहाँ का राजा था तो इसने वहाँ एक विश्वविद्यालय बनाने की सोची। तो विश्वविद्यालय या कह लीजिए बहुत बड़ा स्कूल संग्रहालय वहाँ पर खोला गया। अब जब एक विद्यालय खोला जाता है तो उसके लिए शिक्षक भी चाहिए। बिना मास्टर साहब का तो ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों को कुछ ज्ञान ही न दे। तो जो ये टोलेमी है ये था तो यूनान का ही, लेकिन मिस्र में जाकर इसने अपने आप को राजा घोषित किया था। यह अपने देश वापस गया और बहुत से कवियों को, वैज्ञानिकों को, उस समय के राजनीतिक को बुलाकर अपने देश ले आया, अपने राज्य में, और कहा कि आप यहाँ पर रहिए, हम आपको हर फैसिलिटी, हर सुविधा देंगे। अब कोई राइटर है, मान लो लेखक या कोई गणितज्ञ है, तो उसे तो कोई बहुत ज़्यादा सुख सुविधा नहीं चाहिए। उसे तो यही चाहिए कि भैया हमको किताब मिले, हमको अपना ज्ञान बढ़ाने का कोई साधन मिले। तो इस टोलेमी ने वहाँ पर एक संग्रहालय, जैसे लाइब्रेरी होता है वैसा ही एक खोल दिया। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि एक टाइम पर उस लाइब्रेरी में, उस पुस्तकालय में 7 लाख तक किताबें थीं। अब इस कड़ी में यूक्लिड को भी बुलाया गया। तो किसको बुलाया गया? हमारे यूक्लिड साहब को बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पर अपने गणित के ज्ञान की वर्षा कीजिए। तो अभी जो हमने आपसे कहा था कि यूक्लिड साहब पढ़ा रहे हैं, तो यही यूक्लिड साहब सिकंदरिया के विश्वविद्यालय में उस समय पढ़ा रहे थे। तो क्या आप अब जानना चाहेंगे कि उस बच्चे को हमारे यूक्लिड साहब ने क्या जवाब दिया? तो सुनिए। उस बच्चे को यूक्लिड साहब ने कुछ नहीं कहा। उसके बजाय उन्होंने एक नौकर को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को 5 पैसे दे दो, 5 पैसे कुछ रुपए दे दो, क्योंकि यह बच्चा ज्ञान का भूखा नहीं है। इसे ज्ञान नहीं चाहिए, इसे केवल एक साधन चाहिए।
जिससे ये पैसा कमा सके। तो इसके लिए ज्ञान कोई मूल्य की वस्तु नहीं है। क्या हम नहीं ऐसा करते? हम भी ऐसा ही करते हैं। जब तक हमें फ़ायदा ना दिखे हम पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन यूक्लिड ऐसे नहीं थे, उन्हें ज्ञान की भूख थी। अब यूक्लिड के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि आखिर यूक्लिड कौन थे। उनमें इतना साहस कैसे आ गया कि वो राजा को भी जवाब दे सकते थे। आपको एक घटना और हम सुनाना चाहेंगे, जो यह थी कि जब यूक्लिड ने अपना ग्रंथ तैयार कर लिया तो राजा टॉलेमी, चूंकि विद्या प्रेमी था, उसे भी पढ़ने की चाहत थी। तो उसने भी उस किताब को खोला और समझना चाहा कि आखिर इस किताब में क्या दिया हुआ है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो इसलिए अब चूंकि राजाओं को भैया शान शौकत की आदत है, उन्हें कोई भी चीज़ जल्दी चाहिए। लेकिन अब गणित का कोई फॉर्मूला तो आपका गुलाम नहीं है। तो इसलिए उस राजा टॉलेमी ने एक बार यूक्लिड साहब को बुलाया कि आप आइए और हमको हमारे लिए कोई एक बहुत साधारण सा इजी में समझने वाला किताब लिखिए। तो जानते हैं यूक्लिड साहब ने क्या कहा? तो यूक्लिड ने कहा, वैसा संभव नहीं है, ज्यामिति किसी की गुलाम नहीं है, ज्यामिति इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन अत्यंत आसान है, अत्यंत रोचक है, जानने में मज़ा आता है। तो उसी यात्रा पर हम अब आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड के बारे में अगर उनके निजी जीवन के बारे में देखा जाए तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। हम नहीं जानते कि यूक्लिड कौन थे, यूक्लिड का जन्म कहाँ हुआ था, यानी उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। परंतु तब भी हम मान कर ऐसा चलते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा। अन्य जिन्होंने उन यूक्लिड के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। आप पूछ रहे होंगे हमने अभी क्या कहा? तो यूक्लिड ने जो लिखा था ग्रंथ, वह अब तक मौजूद नहीं है और वो मौजूद हो भी नहीं सकता। तो आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि जो यूक्लिड साहब ने लिखा तब हम कैसे जान पाते हैं? तो उनके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने उनके पुस्तक के ऊपर टीकाएं लिखी। उसी टीका मतलब कमेंट्री, उसको और आसान भाषा में समझाना चाहा। तो उससे हम जान पाते हैं कि ये चीज़ें यूक्लिड साहब ने लिखी थी। यूक्लिड साहब ने एक ग्रंथ लिखा था जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से करेंगे। अब यूक्लिड को अगर हम नहीं जान पाते कि वो कौन थे, वो आए कहाँ से थे, उनके माता पिता कौन थे, तो अभी हमने जो आपके समक्ष बातें रखी थी वो कहाँ से रखी थी, तो वो भी माना हुआ है, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। हाँ, एक काम किया जा सकता है, वो ये कि यूक्लिड को ज्यामिति का पर्याय मान लिया जाए। यानी हम मान लें कि यूक्लिड ही थे जिन्होंने ज्यामिति का सबसे अधिक विकास किया, और यह बात सही भी है। आज हालत यह है कि जहाँ भी आप ज्यामिति शब्द सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले विचार आता है, वो जो शब्द आता है वो होता है हमारे प्रिय यूक्लिड। ये तो बात हुई। अब थोड़ा हम चलते हैं कि जो माना हुआ चीज़ है, जो हम सब
देखने को हमें मिलता है वो ये है कि आखिर यूक्लिड साहब किसके शिष्य थे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्लिड साहब यूनान के महान दार्शनिकों में से एक प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो ने एक विद्यालय खोला था। प्लेटो ने भी एक विद्यालय खोला था। उस प्लेटो के विद्यालय में शिक्षा ली थी हमारे यूक्लिड साहब ने। और जो हमने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि प्लेटो के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था ज्यामिति न जानने वालों का प्रवेश मना है। तो ये बातें प्रतिदिन यूक्लिड साहब पढ़ते थे और उन पर वो शुमार चढ़ा ज्यामिति का कि आज ज्यामिति और वो दोनों एक ही हैं। आज यदि कोई बोलता है ज्यामिति तो उसका ध्यान जाता है यूक्लिड साहब की तरफ। तो क्या आखिर खास किया था यूक्लिड साहब ने ज्यामिति में कि उनको इतना क्रेडिट दिया जाता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में जब हम ये जानेंगे कि यूक्लिड साहब ने किया क्या था तब हम आपको बताएंगे। अभी तो हम चलते हैं आज के अपने अंतिम भाग के ऊपर और वो है ज्यामितिमय विश्व। आखिर क्यों ज्यामिति लोगों को प्रभावित करती है। तो इसका एक सरल उत्तर है कि जब से इस पृथ्वी की रचना हुई, जब भी या जैसे भी, तब से हमारी ज्यामिति अस्तित्व में है। आप पूछेंगे कैसे। तो देखिए, जो हमारे ग्रह हैं प्लैनेट्स, उनको देखिए, वो उनके आकार कुछ निश्चित हैं और वो आकार ज्यामिति के अंदर आते हैं। हमारे नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशंस, हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी को देखिए, हमारी पृथ्वी स्वयं खुद भूगोल है। पूरी तरह से गोल नहीं, पर हम मान कर चलते हैं। जो ग्रह हैं वो सौर मंडल में ये इस सूर्य के चारों ओर कुछ खास रास्तों पर चलते हैं। ये जो पथ होता है, यह पथ की पढ़ाई भी ज्यामिति के अंदर होती है। इस रास्ते को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल। और यदि आप सोच रहे हैं कि ये तो भविष्य की, ये तो स्पेस की बातें हुई, हमारे जीवन में क्या ज्यामिति है। तो जी हाँ, अपने कमरे को देखिए, इस कलम को देखिए, हर एक वस्तु में ज्यामिति है। और सबसे आसान तो आप देख सकते हैं, यदि ज्यामिति ना होती तो आज जो चक्का यानी व्हील हमें देखने को मिलता है वो नहीं मिलता। और ज़रा आप सोचिए कि अगर ये चक्का नहीं होता तो क्या हम आज जहाँ मौजूद हैं वहाँ मौजूद रह पाते। अपने कमरे को देखिए, उसका भी कुछ निश्चित आकार है, क्या वो ज्यामिति के अंदर नहीं आता। तो जी हाँ, वो भी आता है। हमारा ज्यामिति से इतना जुड़ाव है कि यदि ज्यामिति को ख़त्म कर दिया जाए तो हम भी मौजूद न रह पाएंगे शारीरिक तौर पर। आपने बर्तनों के आकार देखे होंगे, उनकी पढ़ाई भी ज्यामिति के अंदर होती है। आखिर क्यों जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो क्यों सिलेंडर यानी बेलन जैसी गाड़ियों में ले जाए जाते हैं। उनका गाड़ियों का आकार वर्गाकार क्यों नहीं रहता, कि भी ज्यामिति के अंदर है। हर एक वस्तु इस संसार की, उसका कुछ ना कुछ आकृति आकार तो है ही, और उसकी पढ़ाई होती है ज्यामिति में। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा विश्व ही ज्यामितिमय है। हर एक कंकर में भी
ज्यामिति है। शायद आपको ये अतिशयोक्ति लगे, कुछ ज़्यादा लगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा ही है। यदि आप देखने चलेंगे इस पूरे प्रकृति को तो आपको ज्यामिति की झलक एक फूल में भी दिखेगी। तो ठीक, आज के लिए हम अपना व्याख्यान, अपनी बातचीत यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि आखिर यूक्लिड साहब ने क्या किया। तो उसके लिए हम आपको कुछ हिंट देना चाहेंगे कि यूक्लिड साहब ने अपने समय तक के ज्यामिति का अध्ययन किया, ज्यामिति को जाना, ज्यामिति को जिया और फिर उस ज्यामिति को एक पुस्तक के रूप में उतार दिया। वहीं थे यूक्लिड साहब। तो उससे पूर्व हमें ये जानना होगा कि आखिर यूक्लिड साहब ने जो ये उतारा ज्ञान, उस समय तक ज्यामिति में क्या क्या हो चुका था। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब तक यूक्लिड साहब ने अपना ये कार्य किया तब तक ज्यामिति में क्या क्या हो चुका था। तब तक के लिए अपनी पुनरावृत्ति को, अपने रिवीजन को, इस वीडियो को हो सके तो दोबारा देखिए, नहीं मन हो तो तिबारा देखिए, लेकिन ज्यामिति से प्यार अवश्य कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ज्यामिति के अन्य भाग के ऊपर अपनी अन्य यात्रा पर।